सबसे पहले चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ी सी डिटेल में, वो है इनकोडिंग ऑफ डेटा। बाज़ बात हम चाह ये रहे होते हैं कि हमें अपना डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में मिले ताकि हम ज़रा क्विक प्रोसेसिंग कर सकें उसकी। तो अगर हमारे पास क्वालिटेटिव फॉर्म में या टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा है, फॉर एग्जांपल येस नो है या आई एग्री आई डिसएग्री टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैं उसको 1-0 के फॉर्म में इनकोड कर सकता हूँ। बस मुझे इनकोडिंग ज़रूर परफॉर्म करनी है कि येस का मतलब 1 है और नो का मतलब 0 है। बाज़ का हम अपने डेटा को ना सिर्फ ये कि वो सिर्फ येस या नो के फॉर्म में पढ़ाओ, वो इस तरह से भी पढ़ा सकता है कैटेगोरिकल तरीके से, जैसे ऊपर भी कैटेगोरिकल है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं हमें। स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री डिसएग्री, नो प्रेफरेंस। और यहाँ पर भी मैंने इनकोडिंग परफॉर्म की है। हम देख रहे हैं कि हमने इनकोडिंग परफॉर्म की है, कोई 4 3 2 1 या 1 2 3 4 के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पर कुछ एडिशनल टास्क परफॉर्म हुए हैं, वो भी देखने वाले हैं। तो वो ये है कि यहाँ अगर हम इनकोडिंग कर देते 1 स्ट्रांगली एग्री को, 2 स्ट्रांगली डिसएग्री को, फिर 3 एग्री को, फिर 4 डिसएग्री को, फिर 5 नो प्रेफरेंस को, इट वुड नॉट मेक सेंस। वाई वुड इट नॉट मेक सेंस? क्योंकि अगर हम इस इंफॉर्मेशन से कोई मॉडल बिल्ड करने जा रहे हैं तो मॉडल को पता होना चाहिए, या हिस्टोग्राम्स बनाना चाह रहे हैं तो पता होना चाहिए कि स्ट्रांगली एग्री वाले जो हैं वो, उसको हमने 4 कहा था या 5 कहा था, तो 5 वाले कितने लोग हैं और 5 वाले लोग ज़्यादा हैं तो क्या मतलब निकलता है, 4 वाले लोग ज़्यादा हैं तो क्या मतलब निकलता है। उनको ऑर्डिनल फॉर्म में होना चाहिए, यानी विदाउट ऑर्डर नहीं होना चाहिए इस इनकोडिंग को। तो ऑर्डिनल फॉर्म में लेके जाने के लिए, इस डेटा को ऑर्डिनल स्टेट में लेके जाने के लिए, ऑर्डिनल स्केल पर लेके जाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? अगर इन्फॉर्मेशन इस तरह से पड़ी हुई है, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, यानी अनऑर्डर्ड पड़ी हुई है, तो उसको ऑर्डर कर लें कि स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक लेकर जाएं। और आमतौर पे जो नॉर्म इस्तेमाल होती है वो ये इस्तेमाल होती है कि 1 के करीब इसको रखा जाता है। अगर 1 से 5 का लिकट स्केल इस्तेमाल हो रहा है तो स्ट्रांगली डिसएग्री 1 पर होता है और स्ट्रांगली एग्री आमतौर पे 5 पर होता है। और अगर हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, बाज़ का हमने दरमियान में एक तो रखा होता है ना कि स्लाइटली एग्री और स्लाइटली डिसएग्री, इसकी बजाय अगर हम नो आंसर को सेव किया हुआ है, यानी इफ़ देयर इज़ नो आंसर तो हमने उसको ये वाली वैल्यू दे दी है, नो प्रेफरेंस वाली या नो आंसर वाली। तो अब हम इसको 3 नहीं कह सकते, क्योंकि 3 कहते हैं अगर वो इनके बीच में, इस स्पेक्ट्रम के बीच में कहीं आता 1 से 5 के लिकट स्केल के ऊपर। अब क्योंकि इट वाज सिमिलर टू या एनालॉगस टू प्रोवाइडिंग नो आंसर, तो ये इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस ऑर्डिनल स्केल। 1 से 4 के बीच में इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। देयरफॉर ये एक तरह से हम कह रहे हैं कि हमने करेक्शन की है या क्लेंजिंग की है, और अब 1 से लेके 4 तक हमने इसको एनकोड कर दिया। इसमें अब कोई 5 नहीं है, लेकिन 5 जहाँ पर था तो सही, लेकिन हमने कहा कि नो प्रेफरेंस इज़ नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस, इट डज नॉट फॉल इन दिस स्पेक्ट्रम, तो इसलिए हमने 1 से 4 कर दिया इसको। तो ये भी नोट करने वाली चीज़ है कि हम डेटा अनकोड करते हुए हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर हमने हल्की सी सॉर्टिंग की है और उसके बाद हमने यहाँ पे रोज़ की सॉर्टिंग नहीं की है, हमने पॉसिबल वैल्यूज़ की सॉर्टिंग की है, और ये हम इनकोडिंग का हिस्सा परफॉर्म कर रहे हैं। और उस सॉर्टिंग के अंदर भी हमने बैठ के देखा कि क्या सब चीज़ें इस ऑर्डिनल स्केल पर लाई करती हैं, जो लाई नहीं करती हैं उनको निकाल दिया उस स्केल में से और फिर इनकोडिंग परफॉर्म की। नॉर्म जो है वो ये है कि ये जो यहाँ से वैल्यू निकाली गई है इसको कोई वेरी डिफरेंट वैल्यू दे दी जाती है ताकि वो इस एनालिसिस पर असरअंदाज ना हो। डिपेंड कि वो किस तरह का वेरिएबल है। अगर वो वेरिएबल ऐसा हो कि उसका असर हो सकता है आपके डेटा के ऊपर, तो आप उसको नल वैल्यू पे साइन कर सकते हैं ताकि वो इस वक्त आपके डेटा पर असरअंदाज ना हो, कि एवरेजेस पर असरअंदाज ना हो। ऑर्डिनल स्केल वाली वैल्यू जो है वो याद रखें, ऑर्डिनल स्केल के लिए एवरेज डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए अगर हम इसको जैसे यहाँ लिखा हुआ है 999 एक बहुत बड़ा नंबर दे भी दिया जाए तो इट वुड नॉट मैटर। ऑर्डिनल स्केल के लिए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन इस तरह के डिफाइंड नहीं होते, तो उस पर एवरेजेस लेनी भी नहीं होती, लेनी चाहिए भी नहीं। तो इसलिए इट वुड नॉट हार्म अगर हम 999 जैसे कह रहे हैं वेरी लार्ज नंबर, वेरी डिफरेंट नंबर कोई रख दें, इट वुड नॉट मैटर। इससे सिर्फ इतना होगा कि हिस्टोग्राम्स होंगे या फ्रीक्वेंसी काउंट्स होगा, एक बिल्कुल अलग से फ्रीक्वेंसी काउंट 9999 का पड़ा हुआ होगा, एंड वी कैन टेल कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। फिर जो एक और पॉइंट था
हमारे टास्क्स में मिथा कॉन्फ्लिक्ट्स है या हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन एट्रीब्यूट नेम्स, हमारे अपने ही डेटा के अंदर हो सकता है हमने मुख्तलिफ सोर्सेज पर कहीं पे फ़ोन नंबर सेव किया हुआ हो, कहीं पर सेल नंबर के नाम से सेव किया हो, कहीं पे कॉन्टैक्ट सेव किया हो, या कहीं पे CNIC सेव किया हो, कहीं पे NIC, कहीं पे ID के नाम से सेव किया हो। ऐसा बिल्कुल होता है हमारे अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में। आई हैव सीन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, एक तो हमारा एक ये जो सिस्टम होता है ना जिसको हम जैसे हमारे पास फ्लेक्स है जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, कैंपस मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड ऑल द एक्टिविटीज़ जो कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करने का सिस्टम, एक तो उस पर रिकॉर्ड पड़ा होता है। लेकिन साथ साथ कुछ रिकॉर्ड जो है हमारा वो एक्सेल शीट्स में भी पड़ा हुआ होता है, और एक्सेल शीट्स जो है वो अकाउंट्स वालों ने अपनी बनाई हुई होंगी, एग्जामिनेशन वालों ने अपनी बनाई होंगी, एकेडमिक स्टाफ ने अपनी बनाई होंगी, डिपार्टमेंटल स्टाफ ने जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसने अपनी बनाई होंगी। इन सब में एट्रीब्यूट्स के नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं और होते हैं, और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ नहीं बाकी जगहों पे भी ऐसा हो जाता है। स्टोर्स में भी ऐसा हो जाता है कि आप अगर स्प्रेडशीट्स लिखी हुई हैं, मतलब आपने मुख्तलिफ शीट्स में डेटा रखा हुआ है, तो आपने शायद ईमेल का जो एट्रीब्यूट है ना उसको किसी ने ईमेल आईडी रखा होता है, किसी ने ईमेल एड्रेस रखा होता है, किसी ने उसका नाम ईमेल रखा होता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ लोगों ने अपने पास ये वाली शीट्स बनाई हुई हैं और वो मुख्तलिफ लोग ही उनके ओनर्स हैं, तो उन्होंने अपने अपने पास मुख्तलिफ कॉलम नेम्स या मुख्तलिफ एट्रीब्यूट नेम्स रखे होते हैं। तो in order to make sense out of data we should actually resolve these conflicts and we should टेल कि ये तमाम के तमाम नाम एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है, ताकि डेटा के अंदर से जो सारे मुख्तलिफ कॉलम्स इतने सारे बन जाएंगे वो ख़त्म होकर एक कॉलम बन जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना एट्रीब्यूट नेम्स के अंदर ये भी डेटा रैंगलिंग के टास्क में से एक टास्क हो जाता है। फिर एक टास्क हमने पिछले बस की हल्की सी बात भी की थी कि डेटा सेट्स बाज़ वक्त मर्ज करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास डेटा जो है वो मुख्तलिफ जगहों से आ रहा है, एक जगह पर एक हिस्सा पड़ा हुआ है डेटा का, दूसरी जगह पर दूसरा हिस्सा पड़ा हुआ है डेटा का। यहाँ पर जैसे मसलन हमें घर की प्राइस पड़ी हुई है और घर का साइज़ पड़ा हुआ है, और दूसरे डेटा सेट के अंदर पड़ा हुआ है कि उसमें कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसकी बाकी डिटेल्स हैं। तो हो सकता है कि हमें एनालिसिस करने के लिए दोनों चीज़ें मर्ज करनी पड़े, वो इस तरह स्टेट आ जाएगी। बस का अगर हम मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो एक डेटाबेस से हमें ऑथर्स के नाम, उनके एफिलिएशंस, बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, और दूसरी और एब्स्ट्रैक्ट नहीं मिलता फॉर एग्जांपल, जबकि दूसरे डेटाबेस से हमें एब्स्ट्रैक्ट भी मिल जाता है उसी सर्च रिजल्ट के साथ साथ। तो अब हम अगर देखना चाह रहे थे कि इस पूरे पेपर में ऑथर्स की इन्फॉर्मेशन भी आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाए और कीवर्डिंग भी हो जाए एब्स्ट्रैक्ट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली, तो हमें उन दोनों सोर्सेज से, एक IEEE एक्सप्लोर से लिया हुआ है मैंने सोर्स डेटा, और दूसरा मैंने लिया हुआ है ACM से फॉर एग्जांपल। तो एक में एब्स्ट्रैक्ट आया, दूसरे में एब्स्ट्रैक्ट नहीं आया, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन कॉमन है। तो अब मुझे एब्स्ट्रैक्ट के साथ मर्ज करके, क्योंकि मैं एक जगह पर एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो दोनों चीज़ें मर्ज करनी पड़ेंगी। फिर एक चीज़ आ जाती है अनॉमलीज़ को डिटेक्ट करना या अनॉमलस वैल्यूज़ को हैंडल करना, डील करना। मसलन हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन के दौरान के बाज़ का देयर आर आउटलायर्स, और लीनियर रिग्रेशन जो है वो इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स। अब ये हम अगर देखें तो ये लाइन बहुत ही परफेक्ट लाइन बन सकती थी इन तमाम पॉइंट्स के साथ, अगर ये आउटलायर यहाँ पर ना होता। इस आउटलायर की वजह से लाइन थोड़ी सी अपवर्ड हमें शिफ्टेड लग रही है, इसको क्रॉस, इसके ऊपर से गुजरने के बजाय थोड़ी सी ऊपर जा रही है, शुरू के पॉइंट्स के पास पास रह रही है। एक तो ये कि इस तरह के आउटलायर्स कैसे डिटेक्ट किए जा सकते हैं। हम स्कैटर प्लॉट करके विजुअली देख सकते हैं कि ये आउटलायर है, कोई चीज़ बहुत दूर है। आउटलायर होता क्या है? आउटलायर का मतलब है कि आपके नॉर्मल जो बाकी डेटा है उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर कोई वैल्यू हो, तो उसको हम कहेंगे आउटलायर है। अगर हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं तो हम बहुत आराम से हर पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये एरर कितना निकला था हर पॉइंट का, और जिस डेटा पॉइंट का एरर सबसे ज़्यादा है वो आउटलायर है। तो आउटलायर डिटेक्ट करना तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा अगर लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो। वैसे भी हम जैसे मैं इनका प्लॉट करके देख भी सकते हैं, वरना हम अपने एरर्स के हिसाब से हमेशा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे आउटलायर्स कितने
हैं या कौन कौन से हैं, इनकी डिटेक्शन की जा सकती है। डिटेक्शन कर लेना काफ़ी नहीं होगा। डिटेक्शन करने के बाद अगली चीज़ ये कि इसका करें क्या, इस आउटलायर को ऐसे ही रहने दें और फिर एनालिसिस परफॉर्म करें या उसको डिलीट करें। अब there are different ways to treat outliers. Some people suggest that outliers should be deleted right away. क्यों? Because usually people think that outliers are result of some incorrect observation. किसी ने डेटा रिकॉर्ड करते हुए गलती कर दी है या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में की गलती हुई जिसकी वजह से कुछ गलत चीज़ रिकॉर्ड हो गई है, तो इसलिए इसको डील ही नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग तो ये सोचते हैं, तो वो आउटलायर्स को डिलीट कर देते हैं और ये सजेस्ट भी करते हैं। दिस इज़ वेरी 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 वेल नोन अप्रोच कि आप आउटलायर्स को डिलीट कर दें अगर वो आपके डेटा को ख़राब कर रहे हैं। तो अगर नहीं ख़राब कर रहे तो फाइन, फिर लोग उसको अकोमोडेट करते हैं। एक जो दूसरा व्यू है वो व्यू कहता है कि ऑल जो आपके आउटलायर्स हैं दे मे नॉट बी result of an incorrect observation or a human error or something. They might be due to random variation in data, या maybe they indicate something very interesting which should be investigated. तो मसलन अगर हम देखें अपनी क्लास के हम रिजल्ट्स जब बना रहे होते हैं फैकल्टी मेंबर्स, तो हमें स्टूडेंट्स को हमने जब देखा होता है कि कौन कितने नंबर लिए हुए हैं, किस स्टूडेंट ने, एवरेज क्या है क्लास की, मीडियन क्या है क्लास का, हाईएस्ट किसके नंबर हैं, हाईएस्ट नंबर वाले कितने स्टूडेंट्स हैं या कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो 85 से ऊपर जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो सपोज़ एक स्टूडेंट है जिसके 87 मार्क्स हैं, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो 79 है, और फिर 79 के बाद बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 65 तक आ रहे हैं, तकरीबन कोई चले 20-22 लोग हम कह लेते हैं 79 से 65 तक आ रहे हैं, और फिर तकरीबन इतने ही लोग जो हैं वो 65 से 54 तक भी आ रहे हैं, और उसके बाद 54 के बाद फिर 3-4 लोग हैं जो 50 के आसपास हैं, और फिर 1-2 लोग हैं जो फिर 30 के करीब बैठे हैं। अब अगर हम देखें तो वो जो 85 से ऊपर 87 मार्क्स लेके स्टूडेंट बैठा हुआ था, अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो वो आउटलायर है, लेकिन उसको डिलीट कर दें, उस बेचारे क्या कसूर है कि उसको डिलीट ही कर दें हम ग्रेड में से, उसको डिलीट तो नहीं कर सकते, तो उसको डील करना पड़ेगा, उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो डेटा हमें तो इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि हमारा प्रॉब्लम इस तरह का नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा हमने रिलाई करना है इसके ऊपर। हम एक काम ही कर सकते हैं, कुछ ऐसे एक अप्रोच इस्तेमाल होती है कि हम इस आउटलायर इसको एज ए आउटलायर ट्रीट करके इसको A+ ग्रेड दे दें, और बाकी इसको एक तरह से हमने रिमूव कर दिया अपने बाकी सैम्पल रिप्रेजेंटेशन में से, और बाकी ग्रेड जो हैं वो बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम आउटलायर्स को अकोमोडेट करें। दूसरा जो तरीका लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि आउटलायर जो हैं वो डिलीट नहीं किए जा सकते या आप डिलीट नहीं करना चाहते, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रिड्यूस कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटलायर्स और यूज़ अ टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल करें जो कि आउटलायर से अनड्यूली इफेक्ट ना होता हो, समझ लें। तो इस तरह की टेक्निक्स होती हैं आउटलायर्स को अकोमोडेट करने वाली, जैसे कि मिन्कॉव्स्की मेथड एक होता है जो आउटलायर्स की कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर देता है। उस रिड्यूस कंट्रीब्यूशन के साथ हम अब अपना एनालिसिस दोबारा से परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेटा रैंगलिंग के दौरान हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारे आउटलायर जो हैं वो इस तरह के हैं जिनको हम डिलीट करें तो काम चल जाएगा या हमें डिलीट नहीं करने चाहिए। फिर बाज़ हमें डेटा को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है या कन्वर्ट करना पड़ता है डेटा के टाइप्स को या उसके फॉर्मेट्स को। मसलन एक यहाँ पर एग्जांपल हमें नज़र आ रही है कि फॉर बेटर प्रोसेसिंग हम चाह रहे हैं कि जो टेक्स्ट स्ट्रिंग पड़ा हुआ था हमारे पास उसको हम कन्वर्ट करते हैं उसका फॉर्मेट टू डेट, ताकि उसके बाद डेट वाइज प्रोसेसिंग हमारी आसान हो। हम लेस दैन डेट ग्रेटर दैन डेट निकालना चाह रहे हों, हम सेल्स निकालना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर डेट के बाद की, तो अब वो आसान हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू दिस टेक्स्ट स्ट्रिंग जिसके ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़नी थी ये निकालने के लिए कि इस डेट से बाद की सेल्स हैं या नहीं है। ये हमें आसानी हो जाएगी।
नीचे मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है, इधर 2 आर्टिकल्स के मैंने बिबटेक शो किए हुए दोनों साइड्स पे। एक लेफ्ट साइड पे है, ये मैंने एक सोर्स से आई गेस शायद ACM से लिया हुआ है, ACM की जो इंडेक्सिंग है वहाँ से लिया हुआ है, और दूसरा मैंने ISI वेब ऑफ साइंस की इंडेक्सिंग से लिया हुआ है। मैं यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ देखना ये चाह रहा था कि कौन कौन से पेपर्स पब्लिश हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड, एक्चुअली सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड कौन कौन से पेपर्स पब्लिश हुए हैं, और उनमें हम लिमिटेशंस देख रहे थे डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल्स की, इससे रिलेटेड काम था ये। और उन पेपर्स को ढूंढते हुए हम क्या करते थे, हम इस फॉर्मेट में हमें डेटा मिलता था। इवेंचुअली ये स्ट्रक्चर्ड हैं काफ़ी हद तक चीज़ें, हमें ईयर की इन्फॉर्मेशन इस वेरिएबल में मिलेगी, वॉल्यूम की दूसरे में मिलेगी, नंबर, ये वॉल्यूम नंबर वगैरह क्या है, ये जर्नल का वॉल्यूम है कि इस जर्नल के कौन से वॉल्यूम में वॉल्यूम होता है 1 साल में 1, और नंबर उसमें 1 साल में उस वॉल्यूम के हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर इशू होते हों। अगर क्वार्टरली इशू होता है तो 4 नंबर्स होंगे उस वॉल्यूम के, अगर वो ईयरली, अगर वो बाय साल में 2 दफ़ा होता है तो वो 2 नंबर्स होंगे उस वॉल्यूम के। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन सेव हुई हुई है। अब इसके ऊपर मुझे प्रोसेसिंग करनी है, फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम्स बनाने हैं कि ये मॉडल जो है, ये पेपर जो है क्वालिटी की बात करता है मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर क्वालिटी की, और ये पेपर डिफेक्ट्स की बात करता है। कीवर्ड है कि उसने बग्स वाला लिया हुआ है लेकिन डिफेक्ट्स की बात करता है। टाइटल में उसने बग्स का इस्तेमाल किया लफ्ज़, लेकिन यहाँ पर इसने अपने एब्स्ट्रैक्ट में डिफेक्ट प्रोन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये एनालिसिस में अगर करना चाह रहा हूँ तो पहले तो मुझे एक जगह पर सबका सब डेटा चाहिए। इसका मतलब है मर्जिंग तो परफॉर्म करनी थी। वो मर्जिंग परफॉर्म करने से पहले मेरे पास ये जो मेरे वेरिएबल नेम्स हैं, एट्रीब्यूट नेम्स हैं, इनके अगेंस्ट मुझे वैल्यूज़ भी चाहिए थी। अगर आप देखें तो मुझे ये डील करना पड़ रहा है, यहाँ पर 2 दफ़ा ब्रैकेट्स आ रही हैं, इधर एक दफ़ा ब्रैकेट आ रही है, टाइटल के साथ भी 1 दफ़ा ब्रैकेट है, इधर टाइटल के 2 दफ़ा ब्रैकेट्स हैं, इधर ईयर के साथ 1 दफ़ा ब्रैकेट है, इधर ईयर के साथ 2 दफ़ा ब्रैकेट्स हैं। तो 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से आने वाला डेटा मैं एक ही स्क्रिप्ट लिख के डाउनलोड नहीं कर सकता। मुझे उनके फॉर्मेट समझने हैं और उस फॉर्मेट में से डेटा निकाल के एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में डालना है ताकि फर्दर एनालिसिस बेहतर हो सके। अब इसमें अनस्ट्रक्चर्ड पार्ट सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्ट वाला है, मैंने भी जस्ट यहाँ पे दिखाने के लिए स्नैपशॉट लिया। इधर भी एब्स्ट्रैक्ट पूरा नहीं है, रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है, इधर भी एब्स्ट्रैक्ट और रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल के हवाले पूरा एक टपल जो है वो पूरा नज़र आ रहा है, इधर वो भी इनकम्प्लीट है। तो इट इज़ जस्ट टू शो कि हमें बिफोर फर्दर एनालिसिस, बिफोर फाइंडिंग ऑल द पेपर्स जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हैं, ऑल द पेपर्स जो कि एक पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिश हुए हैं, या ऑल द पेपर्स जो कि एक पर्टिकुलर ऑथर की तरफ से पब्लिश हुए हैं, वो निकालने के लिए अगर मैं मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा लेकर आ रहा था, पहले मुझे वो एक यूनिफॉर्म स्टेट में लेके आना पड़ेगा, यानी उस डेटा को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं बाकी वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकता हूँ। तो हमें ये भी डेटा रैंगलिंग के दौरान एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये आप रिकॉल करें, जो PhD रिसर्चर वाला प्रॉब्लम था, ये उसकी एग्जांपल हमें नज़र आ रही है।